हे गाइस, मैं अंबर कुमार एक नए अंदाज में आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल इंस्टेंट सॉल्यूशंस में। दोस्तों, ये वीडियो शुरू होने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को आप पूरा देखें बिना स्किप किए हुए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम लोग सूट बाय अ थर्ड पार्टी भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दोस्तों, स्ट्रेंजर कंसिडरेशन दे सकता है लेकिन स्ट्रेंजर सू नहीं कर सकता है। चलिए दोस्तों, इसे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग करने जा रहे हैं बहुत फेमस केस लॉ, डनलप पेनुमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज कंपनी का। ये केस लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, डनलप पेनुमेटिक टायर कंपनी एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बरसों से टायर मैन्युफैक्चर कर रही है। ये कंपनी उनके क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। डनलप पेनुमेटिक टायर कंपनी ने अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर ड्यूड कंपनी को अपना टायर सप्लाई किया, इस कंडीशन के साथ कि वो डनलप पेनुमेटिक टायर कंपनी के फिक्स किए हुए मार्केट प्राइस के नीचे डनलप कंपनी के टायर को नहीं बेच सकते हैं। ड्यूड कंपनी ने सेम कंडीशन के साथ अपने एक रिटेलर सेल्फ्रिज कंपनी को गुड्स सप्लाई किया। सेल्फ्रिज कंपनी ने सब टायर बेच दिया, बट इनमें से उसने 2 टायर को मार्केट प्राइस के नीचे बेचा। अब डनलप पेनुमेटिक कंपनी ने सेल्फ्रिज कंपनी के ऊपर केस कर दिया। अब दोस्तों, कोर्ट में यह डिसाइड हुआ कि डनलप पेनुमेटिक कंपनी को अपना केस वापस लेना होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्रोविजन देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि लॉ में एक्सेप्शंस के बिना प्रोविजन अधूरा है, तो चलिए लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक्सेप्शंस। इसमें पहला पॉइंट है इन ट्रस्ट। अ बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट दो ही वाज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेटलर एंड ट्रस्टी। दोस्तों, लेते हैं एक बहुत फेमस केस लॉ, हसैन बेगम वर्सेस ख्वाजा मोहम्मद का। दोस्तों, हसैन बेगम का शादी ख्वाजा मोहम्मद के बेटे के साथ हुआ था जब वो दोनों माइनर थे। दोस्तों, हसैन बेगम के फादर और ख्वाजा मोहम्मद के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि जब तक वो दोनों माइनर है तब तक ख्वाजा मोहम्मद हसैन बेगम को 15,000 रुपए का अलाउंस चार्ज देंगे। अब क्या होता है ना दोस्तों, कुछ महीने के बाद ख्वाजा मोहम्मद ने अपने बहू हसैन बेगम को अलाउंस चार्ज देना बंद कर दिया। अब हसैन बेगम ने अपने ससुर ख्वाजा मोहम्मद से अलाउंस चार्ज रिकवर करने के लिए उन पर केस कर दिया। अब कोर्ट ने यह डिसाइड किया दोस्तों कि भले हसैन बेगम कॉन्ट्रैक्ट में ना हो, बट हसैन बेगम दोनों पार्टी के बीच में ट्रस्टी है, तो इस हिसाब से हसैन बेगम को अपने ससुर ख्वाजा मोहम्मद से अलाउंस मिलना चाहिए। अब दोस्तों, चलिए लेते हैं दूसरा एक्सेप्शन।
in the case of OFA family settlement, if the terms of the settlement are reduced into writing, the members of family who originally had not been parties to the settlement may enforce the agreement. चलिए दोस्तों, इसे भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। राकेश और अंजलि दोनों पति पत्नी हैं और इन दोनों के 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटे का नाम है रमेश और राहुल और बेटी का नाम है संध्या। दोस्तों, राकेश और अंजलि के मरने के बाद उनके दोनों बेटे ने उनका प्रॉपर्टी को आधा आधा बांट लिया और जब संध्या बड़ी हुई और उसका शादी करने का समय आया तो रमेश और राहुल ने उसका शादी कराने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों, इस केस में संध्या चाहे तो अपने भाइयों के ऊपर केस कर सकती है और प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग सकती है। चलिए दोस्तों, थर्ड एक्सेप्शन लेते हैं। थर्ड पॉइंट है एक्नॉलेजमेंट, जिसे हम लोग एस्टॉपल भी बोलते हैं। दोस्तों, इसे एग्जांपल लेके समझते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफिसर था और वो अपने लिए एक घर खरीदना चाहता था। उस घर की कीमत थी 20 लाख रुपए। प्रेजेंटली उसके पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने दोस्त बी के पास गया और उसने बी से पैसे मांगे। बी ने कहा कि भाई, मेरे पास प्रेजेंटली इतने पैसे नहीं है, लेकिन मेरे बड़े भाई है सी जो तुम्हारे मदद कर सकते हैं। तो बी ने सी से कहा कि भैया आप ए को पैसा दे दीजिए। तो सी बी से पूछता है कि मैं ऐसे पैसा तुम्हारे दोस्त को कैसे दे दूं, मैं उसे जानता भी नहीं। तो बी बोलता है कि भैया ए का गारंटी मैं लेता हूं। तो सी ने बी का गारंटी पे ए को 20 लाख रुपए दे दिया। ओके, 6 महीने का समय के लिए। 6 महीना बीता और जब सी ने ए से पैसा मांगा तो ए पैसा देने के लिए मना कर दिया। अब सी ने बी के ऊपर केस कर दिया क्योंकि बी ने गारंटी लिया था ए का पेमेंट का। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि बी को पैसा देना होगा। भले वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, बट उसने गारंटी लिया था, इसलिए उसे पैसा सी को देना होगा ए के बदले में। दोस्तों, हमारा फोर्थ एक्सेप्शन है कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एन एजेंट। चलिए दोस्तों, इसे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एक बिजनेसमैन ने अपने एजेंट को मेरे पास भेजा और वो एजेंट मेरे पास आके मुझसे पूछता है कि क्या आप अपना प्रॉपर्टी बेचने में इंटरेस्टेड है। मैंने एजेंट से प्रॉपर्टी के लिए एडवांस ले लिया और फिर बाद में मैंने प्रॉपर्टी बेचने से मना कर दिया। दोस्तों, इस सिचुएशन में प्रिंसिपल मतलब जो बिजनेसमैन है वो मेरे ऊपर केस कर सकता है। दोस्तों, फिफ्थ एक्सेप्शन है इन सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट a female member can enforce a provision for marriage expenses made on partition of Hindu undivided family। दोस्तों, इस एक्सेप्शन में हम लोग वो सेम एग्जाम्पल लेंगे जो हम लोगों ने इन द केस ऑफ ओफा फैमिली सेटलमेंट में लिया था। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट where the benefit under a contract has been assigned, the assignee can enforce the contract। दोस्तों, इस एक्सेप्शन में भी हम लोग वही एग्जाम्पल लेंगे जो हम लोगों ने एक्नॉलेजमेंट में लिया था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए
और कमेंट करके बताइए।